गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सब सही होंगे। जैसे कि पहले ही मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री के बारे में और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े जितनी भी चीज़ें हैं मैंने आपको पहले ही वीडियो में इन्फॉर्मेशन दे दी थी और फर्स्ट पेज की रीडिंग भी करा दी थी। आज मैं आपको सेकंड पेज की रीडिंग कराता हूँ। तो चलिए इस रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहले शुरुआत की जाए, वाई डज़ अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? किसी देश को कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत होती है? तो हम टॉप अपने पेज के लेफ़्ट साइड आएंगे और लेफ़्ट साइड में जो इन्फॉर्मेशन है उसे पहले रीड करेंगे। इन 1934 इंडियन नेशनल कांग्रेस इज मेड द डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दिस अरेशन ऑफ अ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फॉर्म्ड ओनली ऑफ इंडियंस gained monuments. This was convened in December 1946. The photo of page 2 showing some members of the Constituent Assembly. इन 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया था। मैंने जैसा कि बताया था कि पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में की जो मीटिंग हुई थी उसकी अध्यक्षता एम एन रॉय ने की थी और उन्होंने देश के संविधान को बनाने की मांग वहाँ प्रस्तुत की थी। लेकिन उस समय भारत को आज़ादी नहीं मिली थी। उसके बाद जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया और भारत में आज़ादी की मांग तेज़ी से बढ़ने लगी, तो केवल अब चलते हैं संविधान की ओर, कैसे ये संविधान बढ़ा या उसकी मांग कैसे आगे बढ़ी। केवल भारतीयों को लेकर संविधान बनाने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई। अतः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। जैसे कि आप देख रहे हैं पेज नंबर 2 में आपको एक फ़ोटो नज़र आ रही है जिसमें हमारे देश के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो बैठे हुए हैं। देखिए आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल नज़र आएंगे जो हमारे देश में आगे जाके फर्स्ट होम मिनिस्टर बने और हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्राइम मिनिस्टर बने पंडित जवाहरलाल नेहरू और देश के पहले होम मिनिस्टर बने सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भी ऐसे मेंबर्स थे तो जो वर्किंग कमेटी में थे, जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के वर्किंग कमेटी में थे, बाद में जाके उन्होंने मंत्री पद भी उन्हें दिए गए। अब आगे स्टार्ट करते हैं रीडिंग। Between December 1946 and November 1949, the Constituent Assembly drafted a constitution for an independent India, free to shape their density at last. After 150 years of British rule, the members of the Constituent Assembly approached this task with a great idealism that the freedom struggle and helped produce. You will read more about the work of the Constituent Assembly later in the chapter. दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच में संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए एक नए संविधान का प्रारूप तैयार किया। जैसे मैंने कि पहले वीडियो में आपको बताया था, जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट एटली ने हमारे देश की स्वतंत्रता की घोषणा की और 13 जून 1947 को ब्रिटिश शासन पूर्णतः भारत से ख़त्म हो गया या अंत हो गया। तब हमारे देश में एक संविधान को बनाने की मांग तेज़ी से उठी और 9 दिसंबर 1946 को एक टीम का गठन किया गया था। लेकिन जैसे ही टीम का गठन किया गया तो उस समय मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने एक नए देश की मांग की थी। और तो उस समय हमारे देश के जो गवर्नर थे लॉर्ड माउंटबेटन थे, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और फिर हमारे आज़ादी से पहले हमारे देश का बंटवारा किया गया और मध्यरात्रि में ये बंटवारा हुआ था। तो जो पाकिस्तान है वो 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हुआ और हमारे इंडिया से ही एक नया देश बना पाकिस्तान, और आगे जाके इसी पाकिस्तान से एक नया देश बना बांग्लादेश, जिसे हम पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। तो हम अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नीति और भविष्य तय करने का मौका मिला था। संविधान सभा के सदस्यों ने संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया। संविधान सभा के कामों के बारे में आप इस अध्याय में पढ़ेंगे। अब चलते हैं टॉपिक की ओर। तो टुडे मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास संविधान है। वाइल ऑल डेमोक्रेटिक कंट्री आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है। It is not necessary that all the countries have a constitution are democratic. The democratic serves in a several purpose. First, it lays
out a certain ideas from the basic kind of a country that we as a citizen aspire to the fundamental natural of society is a country is usually made up of different communities of a people who share a certain beliefs what may not is a necessary agree on all issue a constitute help a serve as a set of rules that are principles that all persons in a country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to the governor. This includes not only the type of government but also agreement a certain ideals that they all believe the country should uphold. आज मैं आपको जानकारी दे दूं कि आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है और आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिन देशों के पास संविधान होते हैं वो सभी लोकतांत्रिक देश होंगे। बट हमारा जो देश है, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। इंडिया इज़ एन डेमोक्रेटिक कंट्री और हमारे देश में सभी धर्मों को स्वतंत्रता से रहने की आज़ादी है। मैं आपको जानकारी दे दूं, पूरी दुनिया में अगर 8 धर्मों के लोग रहते हैं तो हमारे भारत में भी 8 धर्मों के लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जूस, बुद्धिस्ट, जैनिज़्म और पारसी, 8 धर्मों के लोग हमारे देश में रहते हैं और सभी को आज़ादी से रहने का अधिकार है। और संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति भी करता है। पहला है, यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूचीबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रख सकते हैं। हमें आज़ादी है कि हम अपने देश को अपने आधार पर ही रख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो, जैसे आप करना चाहें आप। हमें आमतौर पे जो फंडामेंटल हमारे जो राइट्स दिए गए हैं, हम जो हमारे नागरिकों के जो मौलिक अधिकार कहलाते हैं वो हमें दिए गए हैं। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या है। देश के भीतर आमतौर पर कई तरह के समुदाय होते हैं, उनके बीच में कई बातें समान होती हैं, तो लेकिन ज़रूरी नहीं कि कई बातें उनके बीच में समान हो या आम सहमति बने। लेकिन संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। जैसे इसके ज़रिए न केवल हम तय कर सकते हैं कि सरकार किस तरह होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। ये संविधान ही है जो हमें एक स्वतंत्रता देता है जीने की, और हम अपने धर्म के प्रति लगाव रखते हैं तो हमारे देश में धार्मिक रूप से आज़ादी दी गई है। बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होने के बावजूद भी लोगों को धार्मिक आज़ादी नहीं दी गई है। जैसे चाइना में ले लीजिए आप, चाइना में 90% लोग किसी धर्म को नहीं मानते हैं। जैसे कि चाइना में जो उइगर मुसलमान रहते थे उनको मस्जिदों में जाने पर रोक लगा दी गई है, उनकी जो धार्मिक आज़ादी है पूर्णतः छीन ली गई है। बट चाइना में एक ऐसा रूल है, क्योंकि वह एक कम्युनिस्ट देश है, वहाँ की जनता अपनी सरकार का विरोध नहीं कर सकती है। हम अपने देश में अपनी गवर्नमेंट का हम विरोध करते हैं। अगर हमें जो बातें अच्छी लगती हैं वो स्वीकार करते हैं, जो बातें हमें सही नहीं लगती हम बहिष्कार करते हैं। लेकिन चाइना एक साम्यवादी देश है और हमारा पड़ोसी होने के साथ में, इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जो कोरोना वायरस आया है इसी देश से ही आया है। उन्होंने इतनी बड़ी बीमारी को इतने लंबे समय तक छिपा के रखा कि आज उन्होंने सही कर लिया और पूरी दुनिया के लिए एक महा विनाश की तरह साबित हुआ। तो उन्होंने, क्योंकि ये कम्युनिस्ट देश है, यहाँ पे बातों को छिपाया जाता है, यहाँ पे बातों को बिल्कुल गुप्त रखा जाता है, यहाँ पे जानकारी साझा नहीं की जाती, मीडिया को यहाँ आज़ादी नहीं दी गई है। जैसा कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप लोग सब वाकिफ़ हैं नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग यूंग से। जैसा वो चाहे वैसा वो करता है। वहाँ पे एक रूल है, जैसे ही वो कटिंग कराना चाहे, जैसे ही वो कटिंग कराता है वैसे वहाँ के लोगों को कटिंग करानी पड़ती है। हमारी टेलीविज़न पे बहुत सारे चैनल्स आते हैं, लेकिन वहाँ की टेलीविज़न पे बस नेशनल टेलीविज़न में आता है और उसकी भाषण चलते रहते हैं। और वहाँ पे लोगों को आज़ादी पूरी तरीके से छीन ली गई है। जिन देशों में तानाशाही है, जिन देशों में कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल होने के बावजूद भी कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में नज़र आता है, जैसे आप सीरिया का हाल ले लीजिए। सीरिया में 2 गुट जो हैं, मुसलमानों को जो 2 गुट हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, शिया और सुन्नी। और इतने इस कोरोना वायरस में भी आज भी रोज़ खबरें आती हैं कि सीरिया में बम ब्लास्ट हुए, 40 से ज़्यादा लोग मरे। तो आप देख सकते हैं विश्व में अभी भी कई ऐसे देश हैं जहाँ पे संविधान पूरी तरीके से भंग हो चुका है, पूरा ख़त्म हो चुका है। जैसे ही मैं आपको बता दूँ, हमारे नॉर्थ में आने वाला एक देश है नेपाल, जिसके बारे में आपको पढ़ाऊँगा। वहाँ कैसे संविधान को
1990 में लागू किया गया। फिर वहाँ के राजा किंग ज्ञानेंद्र ने संविधान में संशोधन कराया। फिर राजा ने अपनी पकड़ बनाई और फिर बाद में माओवादी लोगों ने वहाँ पे विरोध किया। विरोध करने के बाद कैसे वहाँ पे 2007 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया। आज भी बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पे समस्याएं हैं, क्रिटिकल कंडीशन है। तो मैं इस पेज को आज यहीं ख़त्म करना चाहूँगा और नेक्स्ट पेज आपको मैं अगले दिन पढ़ाऊँगा। आप लोगों को इस टॉपिक में जो भी प्रॉब्लम्स हो तो मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इस वीडियो अपलोड करने के साथ ही मैं अपना नंबर शेयर कर दूंगा। तो आप लोगों को जो प्रॉब्लम्स है आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको जो टॉपिक में प्रॉब्लम्स है आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।